तो सबसे पहली चीज कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, x और y दोनों रियल नंबर होते हैं। x को आप कहते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, y को आप कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। पहली इंफॉर्मेशन तो कॉम्प्लेक्स नंबर की सिंपल सी है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, जहां पर z x प्लस आई वाई हुआ, x और y दोनों रियल नंबर होते हैं। x का मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर और y का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद अगला वर्ड आता है आई। आई का मतलब होता है रूट ओवर ऑफ -1, यानी रूट के अंदर अगर माइनस आ गया तो उसको हम आई लिख देंगे। यहाँ के हिसाब से अगर आप चलोगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 आएगी, आई क्यूब की वैल्यू आप निकालोगे तो माइनस आई आएगी, और आई की पावर 4 जैसे ही करोगे वो 1 हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हमें आई की पावर n निकालना है, सही है ना, तो हम ये चेक करते हैं कि आपका n क्या है। अगर n पूरा पूरा 4 का मल्टीपल है तो वैल्यू 1 होगी, अगर n 4 का मल्टीपल +1 है तो वैल्यू i होगी, अगर n 4 का मल्टीपल +2 है तो आई स्क्वायर मतलब -1 होगी, तो -i होगी। तो यानी कि जब भी हमें i की पावर n निकालना होगा तो हम n को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, और सीधा आंसर उसी हिसाब से आप मैनेज करके लिख देंगे। अच्छा, ये तो आपको पता होगा ना, जैसे आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखते हैं कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं, है कि नहीं, और वो जो रिमाइंडर देता है वही पूरा रिमाइंडर देता है। जैसे अब क्वेश्चन ये आ जाए i की पावर 42379, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही हम यहाँ उठा के लिख देंगे। हाँ या ना, ये बात समझ में आती है कि नहीं। अब इस पूरे नंबर को डिवाइड करने से बेटर है सीधा 79 को डिवाइड कर लो। 79 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, बोलो कितना रिमाइंडर आएगा, 3। जैसे 3 रिमाइंडर आएगा तो ये वैल्यू आएगी आई क्यूब, आई क्यूब का मतलब -i, खत्म। तो हमारा पूरा फोकस कहाँ गया, इस 79 पे। इसी 79 के हिसाब से हमने रिमाइंडर निकाला और सीधा आंसर लिख दिया। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बताओ। यानी हम इसको, इस थ्योरी को ऐसे भी कह सकते हैं कि आई की पावर n इज इक्वल टू आई की पावर r, जहां पे r का मतलब क्या होता है, r का मतलब होता है रिमाइंडर, वो भी कब, जब n इज डिवाइडेड बाई किससे, 4। n को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है उसके हिसाब से भी आप i की पावर n को डिफाइन कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, बताओ। तो ये i की पावर n की बात होगी। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इन 4 कंसेक्यूटिव पावर को ऐड करें, जैसे आप एग्जांपल वाइज अगर देखो कि i की पावर 1, i की पावर 2, i की पावर 3 एंड i की पावर 4 करो तो ये रिजल्ट 0 आएगा। यहाँ से आपसे कॉन्सेप्ट ये बनाया गया है कि i की पावर n1, i की पावर n2, i की पावर n3 और i की पावर n4, ये सब 0 होता है अगर n1, n2, n3, n4 आर 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर। हाँ भाई, तो ये n1, n2, n3, n4 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं, 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। मेरी बात समझ में आ रही है, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इन चारों का सम 0 होगा जब ये 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर होंगे। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब ये 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर होंगे तो ये सम हमेशा 0 होगा, बट अगर ये सम 0 है तो ये 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ये सम बिना कंसेक्यूटिव इंटीजर के भी 0 हो सकता है, बट अगर n1, n2, n3 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर है तो ये सम हमेशा 0 आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, पहले तो ये समझाओ, क्लियर है, हाँ या ना। तो ये इंफॉर्मेशन अभी तक हमने सिर्फ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के बारे में समझी है कि x रियल पार्ट ऑफ z, y इमेजिनरी पार्ट ऑफ z एंड व्हाट इज i इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -1। तो i के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो या तो ये है या ये है। इन्हीं दोनों इन्फॉर्मेशन से i का हर टाइप सिचुएशन डील होगा, या तो पहली या दूसरी, इन दोनों में से किसी इंफॉर्मेशन से ही ये चीज आप हैंडल करेंगे। अब जैसे अगर मैं आपसे बात करूं
कि r इक्वल टू 1 से लेके मान लीजिए आपको 29 तक i की पावर r कैलकुलेट करना है, सही है ना। तो आप देखोगे कि r इक्वल टू 1 से लेके 28 तक ये कंसेक्यूटिव चार चार इंटीजर बनेंगे, तो इसका सम लगातार क्या हो जाएगा, 0। अब आपके पास सिर्फ क्या बचा, r इक्वल टू 29 वाली पावर बच गई, तो यानी कि सिर्फ एक टर्म आपके पास बच गया, क्या बताइए, i की पावर 29, और इसकी वैल्यू क्या होगी, i। तो ये सीधा आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, i। क्या है क्वेश्चन आपको समझ में आया, बताइए। नहीं आया? ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाता कि r इक्वल टू 1 से लेके 2019 i की पावर r प्लस i की पावर r प्लस 2 क्या होगा बताओ। और एक ये बताओ, i की पावर 1 से लेके 72 i की पावर r, i की पावर 2r, i की पावर 3r एंड i की पावर 4r क्या होगा। दोनों आंसर बताओ जल्दी। सबसे फर्स्ट आंसर इज 0, नहीं आया 0, बताओ भाई। r इक्वल टू 1 से 2019 i की पावर r कॉमन करोगे तो 1 प्लस आई स्क्वायर बनेगा, और आई स्क्वायर -1 होता है, हाँ या ना। तो ये तो r इक्वल टू 1 से लेके 2019 i की पावर r इंटू 0 हो जाएगा, फट से आंसर आप 0 लिख दोगे। समझे कि नहीं भाई, आई स्क्वायर इज -1 ना, 1 से 1 कैंसिल, आंसर इज 0। मान लो ये क्वेश्चन तो आपने डील कर लिया। अब मान लो मैं यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछता कि, अब देखना क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं, r इक्वल टू 7 से 2019 तक जाता, i की पावर r, i की पावर r प्लस 2, ठीक है, और i की पावर r प्लस 1, ये तीन चीजें होती, और इसका सम आपको निकालना होता है। अब सोचो, ये सम तो हमेशा 0 होगा, कहीं से कहीं भी चल रहा होगा क्योंकि आई स्क्वायर कॉमन आएगा। तो इस सम को हम सीधा आप सिंप्लीफाई करके क्या लिख देंगे, समझाओ। 7 से 2019 जैसे हम i की पावर r कॉमन करेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस आई स्क्वायर। अब 1 और आई स्क्वायर खत्म, हाँ या ना। तो r इक्वल टू 7 से 2019 i की पावर r इंटू आई बन गया। अब i पूरे से बाहर आ गया। अब हमें 1 से 2019 तक i की पावर r को डील करना है। अब देखो डीलिंग आसान कैसे होगी भाई, 7 8 4 4 के पेयर बनाओ, उससे बेटर है 1 से 2019 i की पावर r अलग कर दो और 1 से 6 अलग कर दो, क्या बोलते हो। अब दोनों डीलिंग आसान हो गई कि नहीं, सोच के जवाब दो। 1 से 2019 जाओगे तो 2016 पे रुक जाओगे, आगे जो टर्म बचेंगे क्या बचेंगे, i की पावर 2017, i की पावर 2018, i की पावर 2019। जब हम यहाँ जाओगे 4 तक रुक जाओगे तो i की पावर 5 और i की पावर 6, दिख रहा है कि नहीं बताओ। अब ये और ये और आंसर क्या आ गया, आई क्यूब इज माइनस आई, तो माइनस आई स्क्वायर, खट से आंसर +1 आ गया। ये टेक्निक हुई। तो अगर आप चीजें ब्रेक करके करोगे तो कम टाइम में ज्यादा चीजें कर सकते। अब एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका था कि इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर दो, तो ऑब्वियसली वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना, हाँ या ना। अगर आप वही छोटा सा ऑब्जर्वेशन लोगे तो टाइम बच जाएगा आपका, बस ये आराम है। तो जहां चीजें आप कॉमन करके कर सकते हो वहां कॉमन करोगे, और जहां पे आप ब्रेकिंग करके कर सकते हो वहां ब्रेकिंग करके करोगे। ये पूरे प्रोसेस में छोटा सा आराम था आपको, बस ये समझ गए कि नहीं। यस अब सर, मैं समझ यहाँ गया। पे आई की पावर r प्लस 1 भी लिख सकता था, फिर मैं n की वैल्यू रखता, फिर आप वो चार चार के पेयर बनाते हैं अननेसेसरी, और उसमें टाइम। उससे बेटर है कि ये चीजें पेयर वाइज भी, वही चार चार के पेयर यहाँ भी सोच रहे हैं, बट उसमें क्या है कि आराम है कि आपको दिख रहा है कि 1 से 2019 में 2016 तक सब 0 हो गया क्योंकि 1 से चल रहे हैं आप, और 1 से 6 ही मिसिंग था, वो आपने एक्स्ट्रा ले लिया। तो ये सब टेक्निक है आपके कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए, कि आप स्मूथली अपने कैलकुलेशन को हैंडल कर पाते हैं। चलो इसका आंसर बताओ अगला वाला। भाई अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं भाई, r इक्वल टू 1 से लेके 72 i की पावर r, r इक्वल टू 1 से लेके 72 i स्क्वायर की पावर r लिख सकते हैं, r इक्वल टू 1 से लेके 72 i क्यूब की पावर r, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। r इक्वल टू 1 से 72 i की पावर 4 की पावर r। अच्छा, i की पावर r 1 से लेके 72 तक जाना है,
हाँ है ना, तो 4 का सीधा हर बार पेयर बनता जाएगा, तो ये सम सीधे सीधे क्या हो गया, 0। समझ में आ गया होगा 0 ये, बोलो भाई। अच्छा ये सम क्या बन रहा है, अगर आप इस वाले सम को देखोगे तो ये बना है r = 1 से लेके 72 -1 की पावर r, अल्टरनेट +-1, 72 तक ये भी 0। दिखा कि नहीं बताओ। अच्छा ये वाला सम क्या बन रहा है, अगला वाला ये बन रहा है r = 1 से लेके 72 -i की पावर r। हाँ है ना, इसमें भी i की पावर ही चल रही है, तो अल्टरनेट +4 पावर तक ये सम भी 0। अब बचा अगला वाला, लास्ट वाला क्या, r = 1 से 72 1 की पावर r, 1 1 1 1 1 कितनी बार, 72 टाइम्स, तो आंसर 72 आ गया। सही है, ऐसे ही किया होगा भाई। समझ गए कि नहीं, कोई कंफ्यूजन बोलिए। तो अब यहाँ पर एक रूल हम इसमें और ऐड करके ही लिख सकते हैं ना, कि अगर ये -i की पावर n1 हो, -i की पावर n2 हो, -i की पावर n3 हो, या -i की पावर n4 हो, तो भी n1 n2 n3 n4 अगर कंसेक्यूटिव इंटीजर है तो सम क्या होगा, 0। तो चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, अगर n1 n2 n3 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं तो ये सम हमेशा क्या होगा, 0। इससे ज्यादा बड़ा वेरिएशन आपके सामने नहीं आएगा। मेरी बात क्लियर हुई। जेड पे और बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेट की, कॉन्जुगेट की, ठीक है, एंड मॉडुलस की, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। मतलब तीनों का मतलब एक बार में समझ लेते हैं, प्रॉपर्टीज वाइज तो चीजें बाद में डील करेंगे, अभी तीनों का मतलब समझते हैं कि व्हाट इज कॉन्जुगेट ऑफ जेड, व्हाट इज मॉडुलस ऑफ जेड, एंड व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड का मतलब मॉड जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मतलब, इसको ऐसे लिखते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, कहीं कहीं ये चीज ऐसे भी लिखी जाती है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। समझ रहे हो कि नहीं, तो इसका, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, मॉडुलस ऑफ जेड हो गया। कॉन्जुगेट ऑफ जेड को आप लिखते हैं इससे, जेड कॉन्जुगेट, ये हो गया कॉन्जुगेट ऑफ जेड। सही है ना, तो 1 बाई 1 सबको समझते हैं। तो जैसे जेड अगर आप x + iy होता है, तो जेड बार का मतलब होता है x - iy, ठीक है, बोलिए। और जेड मॉड का मतलब होता है √x² + y², ठीक है ना। और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मतलब होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मतलब होता है एंगल मेड बाई जेड with positive real axis in anti-clock sense। ये होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मतलब। अब क्या होता है कि एक साइंटिस्ट हुए थे यूलर, उन्होंने क्या किया था, एक प्लेन बनाया था जिसे हम यूलर प्लेन कहते हैं। उस प्लेन पर इस एक्सिस को दो परपेंडिकुलर उन्होंने लाइन ली थी, इस एक्सिस को उन्होंने कहा था रियल एक्सिस, मतलब इस पर रियल वैल्यूज ड्रॉ होती हैं। इसको उन्होंने कहा था इमेजिनरी एक्सिस, इस पर इमेजिनरी वैल्यू ड्रॉ होती है। ये रेफरेंस पॉइंट हो गया z = 0। अब हमने कहा कि कोई भी पॉइंट z हमें ड्रॉ करना है, दैट इज x + iy, तो वो उसका रियल पार्ट हो गया x, उसका इमेजिनरी पार्ट हो गया y, उसका रियल पार्ट हो गया x, उसका इमेजिनरी पार्ट हो गया y, तो वो बन गया x + iy। यानी कि यूलर प्लेन पर वो एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है x, y, ठीक है ना। अब जैसे आप ये वाली लाइन ड्रॉ करोगे तो ये वैल्यू हो गई जेड की डिस्टेंस कहाँ से, 0 से, जिसे ही हम नाम देते हैं किसका, मॉडुलस ऑफ जेड का। समझ गए कि नहीं, जेड की डिस्टेंस कहाँ से, 0 से। इसका एंटी क्लॉक सेंस में जो भी एंगल बनता है रियल एक्सिस के साथ थीटा, इसी को हम नाम देते हैं किसका, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का। अच्छा अगर हम रियल एक्सिस को एज अ मिरर बना दें और इसकी हम इमेज ले लें, किसकी, जेड की, इस रियल एक्सिस से, तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ जेड, जेड बार। इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ जेड। ये हो जाता है आपके लिए क्या, जेड बार की तरीके। समझ में आया, ज्योमेट्री वाइज सारी चीजें क्लियर हुई।
तो व्हाट इज मॉड जेड, व्हाट इज कॉन्जुगेट ऑफ जेड एंड व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ये बात क्लियर हुई कि नहीं। तो कॉन्जुगेट के लिए मोटी बात क्या है कि रियल पार्ट सेम रहता है, इमेजिनरी पार्ट प्लस से माइनस हो जाता है क्योंकि वो रियल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज होता है। मॉडुलस ऑफ जेड का मतलब जेड की डिस्टेंस कहाँ से, रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन से, मतलब। और जेड क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई, मतलब वो यूलर प्लेन पर एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है एक्स कॉमा वाई, रियल पार्ट एक्स, इमेजिनरी पार्ट वाई। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, जेड का एंगल आर्ग्यूमेंट वाइज किससे, रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। क्या ये इन्फॉर्मेशन ज्योमेट्री वाइज सबको दिख रही, बताओ। तो जैसे ही आपके सामने जेड आएगा तो उस जेड का एक कॉन्जुगेट भी आएगा। जैसे ये जेड आएगा तो रियल एक्सिस से उसका मिरर इमेज आएगा, तो जेड का एक कॉन्जुगेट बनेगा। तो जैसे जैसे जेड मूव करेंगे इस प्लेन पे, जेड बार मूव करेंगे इस प्लेन पे। इसके बाद जैसे ही जेड बार यहाँ पहुंचेगा, जेड यहाँ पहुंच जाएगा, तो अब जेड बार का कॉन्जुगेट आने लगेगा। मेरी बात समझ पाए कि नहीं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है यूलर प्लेन पे। वहां से इन चीजों का मतलब ये होता है। अब अगर इन चीजों का मतलब हम समझ गए तो उसके हिसाब से अगर हम चलें तो सबसे पहले हम आर्ग्यूमेंट को ही समझ लेते हैं। तो आर्ग्यूमेंट के बारे में हमने कहा कि जेड अगर एक्स प्लस आई वाई होता है, सही है, तो सबसे पहले हम एक्स और वाई के हिसाब से अगर हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है तो हम एक्स और वाई के हिसाब से ये डिसाइड करते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ है। सपोज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है, मतलब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, तो हम उसका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है वो थीटा बोल देते हैं, सही है ना। अब आप तुरंत कहोगे ये थीटा एंगल क्या है ना। तो उसके लिए पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर जेड आपने एक्स प्लस आई वाई लिया है, ठीक है ना, एक्स और वाई रियल नंबर है, तो हम एक एंगल थीटा निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड tan इनवर्स मॉड वाई बाई मॉड एक्स, ठीक है। तो अगर एक्स और वाई दोनों यहाँ पे हैं तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड सीधा थीटा हो जाता है। अच्छा, अगर एक्स निगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो जो हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लिखते हैं वो लिखते हैं पाई माइनस थीटा, मतलब ये थीटा निकालते हैं और उसको पाई से माइनस कर देते हैं। अगर x निगेटिव है और y भी निगेटिव है, तब हम जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z लिखते हैं वो लिखते हैं थीटा माइनस पाई। और अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू निगेटिव है, तब हम जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z लिखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में वो लिखते हैं माइनस ऑफ थीटा, सही है ना। अच्छा, अब अगर हम इस वाली एक्सिस पे हैं, सही है ना, यानी कि अगर हम कहें कि x जो है वो पॉजिटिव है, y जो है वो जीरो है, तब जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z आता है वो आता है जीरो। अच्छा, अगर हम इस वाली एक्सिस पे हैं, सही है, मतलब x जो है वो निगेटिव है, y जो है वो जीरो है, तब जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z आता है वो आता है पाई। अच्छा, अगर हम इस एक्सिस पे हैं, सही है, मतलब x जो है वो जीरो है, y जो है वो पॉजिटिव है, तब जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z आता है वो हमारा आता है पाई बाई टू। मतलब अगर हम इस वाली लाइन पर हैं, इसका मतलब इस वाली लाइन से हमारा मतलब क्या था, मतलब अगर x की वैल्यू कैसी है जीरो और y की वैल्यू कैसी है निगेटिव, तब जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z आता है वो आता है माइनस पाई बाई टू। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है z इज इक्वल टू जीरो जिसका आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं होता। मतलब अगर z जीरो है तो इसका आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं है, इज नॉट डिफाइंड। मतलब z इज इक्वल टू जीरो इज ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं होता। बाकी हर सिचुएशन में आप आर्ग्यूमेंट ऐसे डिफाइन करते हैं। जेड का मतलब, थीटा का मतलब समझ गए ना, tan इनवर्स मॉड वाई बाई मॉड एक्स। उसके बाद आप जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे होंगे उसका आर्ग्यूमेंट आप इसी टेबल को देखकर डिफाइन कर सकते हैं। क्या ये टेबल आपको समझ में आ गई, बताइए। तो इस टेबल के हिसाब से हमने क्या डिफाइन किया है, बताइए। इस टेबल के हिसाब से हमने क्या डिफाइन किया है, दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। समझ रहे हो कि नहीं भाई। तो यहाँ पे हम एक चीज और कह सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट जेड, ये डिफाइन है। और वो हमेशा कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, माइनस पाई से पाई के बीच में। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हमेशा माइनस, को सोच के देखो ना, अगर आप यहाँ से यहाँ चलोगे तो जीरो से पाई आर्ग्यूमेंट हो गया, है ना। यहाँ से यहाँ आ रहे हो तो माइनस पाई से जीरो आर्ग्यूमेंट हो गया, तो ये माइनस पाई से पाई के बीच के सारे आर्ग्यूमेंट लेता है, दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट।
मतलब ये नहीं कह रहा कि आर्ग्यूमेंट बढ़ नहीं सकता, घट नहीं सकता, वो चीजें नहीं, बट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट यही होता है। ठीक है। अच्छा, आर्ग्यूमेंट के बारे में एक लास्ट इंफॉर्मेशन और है, वो ये है कि अगर मैं कहूं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज थीटा, देन argument of z is 2k pi plus theta where k belongs to any integer. Obviously अगर मैं आपसे कहूं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट आपने थीटा डिफाइन किया है, तो वो 2 पाई प्लस थीटा भी हो सकता है, वो 4 पाई प्लस थीटा भी हो सकता है, वो 6 पाई, तो 2 है k पाई प्लस थीटा में कुछ भी हो सकता है। बट अगर मैं उसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालूं, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में मुझे सिर्फ वो वैल्यू लेनी होगी, इन सारी वैल्यूज में से वो वैल्यू, यूनिक वैल्यू लेनी होगी जो किसके बीच में लाई करेगी, माइनस पाई से पाई में। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट माइनस पाई से पाई के बीच में होता है। अब उसमें आप 2 के पाई ऐड कर दोगे तो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट आप लिख सकते हो। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताइए। अरे हाँ या ना। तो ये बात आपको क्लियर हुई। तो आर्ग्यूमेंट के बारे में ये ज्योमेट्रिकल इंफॉर्मेशन है, और ये जो टेबल है इसके हिसाब से आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालते हो। समझ गए? जनरल आर्ग्यूमेंट आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकाल लो, और उस प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में आप 2 के पाई ऐड कर दो, तो आपको उसके सारे आर्ग्यूमेंट मिल जाएंगे। मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट यूनिक होता है, बट उसके आर्ग्यूमेंट की वैल्यू 2 के पाई प्लस थीटा, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। उन सारी वैल्यूज में एक यूनिक वैल्यू आती है जो माइनस पाई से पाई के बीच में रहती है, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो क्या ये चीज हमें समझ में आई भाई? आर्ग्यूमेंट का एक कल्चर क्लियर हुआ? बोलिए अरे हाँ या ना। जैसे अब एग्जांपल वाइज अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे मैं एग्जांपल वाइज आपसे कहूं कि z जो है वो -1 प्लस i√3 है, तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? तो सीधे हम सबसे पहले थीटा निकाल लेंगे, तो वो आ जाएगा tan इनवर्स √3/1 मॉड x बाई मॉड y। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी? π/3। दिखा सबको? अब चूंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर में x निगेटिव है और y कैसा है? पॉजिटिव है, तो जो इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा वो पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2π/3। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर हम इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट देखें तो कितना होगा वो? 2π/3। क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये बताओ भाई। कहाँ से नहीं हुआ है? चलो एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। मतलब मैंने बताया कि प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जेड, मतलब जेड बार, अगर जेड एक्स प्लस आई वाई है तो जेड बार का मतलब होता है एक्स माइनस आई वाई। अगर जेड कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट लो तो ये माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, तो यानी जेड बन जाएगा। जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज जेड। Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करो और फिर पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लो, तो इसका मतलब Z1 कॉन्जुगेट प्लस माइनस Z2 कॉन्जुगेट, यानी दोनों कॉन्जुगेट ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करो फिर उसका कॉन्जुगेट ले लो, तो यानी Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। Z1 बाई Z2 का कॉन्जुगेट लोगे तो आएगा Z1 कॉन्जुगेट बाई Z2 कॉन्जुगेट। अच्छा, इसमें एक प्रॉपर्टी और हो जाती है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर n टाइम्स मल्टीप्लाई और फिर हम उसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो वो z कॉन्जुगेट की पावर n आता है। ठीक है, तो अब इसके बाद मॉडुलस की बात करते हैं। तो अगर z x प्लस आई वाई है तो मॉड z रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई और फिर उसका मॉड ले रहे हो तो मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 होगा। Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड और फिर उसका मॉड ले रहे हो तो मॉड Z1 बाई मॉड Z2 आ जाएगा। इसके बाद अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर n बार मल्टीप्लाई फिर उसका मॉड ले रहा है तो वो मॉड z की पावर n आ जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, इसके बाद अगर हम मॉड z का स्क्वायर देखें तो वो z इंटू जेड बार के बराबर होता है। सही है, ये प्रॉपर्टी चाहो तो यहाँ भी लिख लो। z और z कॉन्जुगेट को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। z और z कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मॉडुलस ऑफ z आता है। सही है ना? z और z कॉन्जुगेट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मॉडुलस ऑफ z आता है। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के हिसाब से एक रिजल्ट हम और लिख सकते हैं कि अगर हम z को कहें x प्लस आई वाई है और z बार को हम कहते हैं तो वो x माइनस आई वाई हो जाता है। ठीक है ना? तो अगर हम z प्लस जेड बार कर दें तो वो 2x हो जाएगा। अगर हम z माइनस जेड बार कर दें
तो 2i हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, z प्लस जेड बार बाई 2, y की वैल्यू कितनी आती है, z माइनस जेड बार बाई 2i। समझ में आया? यानी कि अगर हम कहें कि जेड एक्स प्लस आई वाई है तो उसका रियल पार्ट ऑफ जेड कितना होता है, जेड प्लस जेड बार बाई 2, और उसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना होता है, जेड माइनस जेड बार बाई 2i। ये इंपॉर्टेंट है, रियल पार्ट ऑफ जेड एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? ये तो अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है। अच्छा, इसमें आगे की प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो अब देखो, अच्छा ये तो हमें बताने की जरूरत नहीं ना कि अगर हम z1 को x1 प्लस आई वाई वन लें और z2 को x2 प्लस आई वाई टू लें और हम z1 प्लस z2 करें तो ऑब्वियसली रियल पार्ट से रियल पार्ट ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा। अगर हम z1 इंटू z2 करें या माइनस करें तो रियल में से रियल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इमेजिनरी में से इमेजिनरी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, तो ये मल्टीप्लिकेशन आता है x1, ठीक है। पहला मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आई टाइम्स ऑफ x1 y2 प्लस y1 x2। समझ रहे हो? अगर आप डिवाइड करो z1 z2 को, सही है, तो ये मल्टीप्लिकेशन होता है z1 z2 बार बाई z2 z2 बार। इसका मतलब z1 z2 बार बाई मॉड ऑफ z2 स्क्वायर। अब z1 z2 बार को मल्टीप्लाई करोगे तो x1 प्लस आई वाई वन, x2 माइनस आई वाई टू बाई मॉड z का स्क्वायर मतलब x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो अब यही रिजल्ट अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, x1 x2 प्लस y1 y2 और प्लस आई टाइम्स ऑफ माइनस x1 y2 प्लस y1 x2 और होल डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ये सही है ना? तो मल्टीप्लिकेशन को याद रखने की टेक्निक सिंपल सी है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में सिंपल क्या करो, x1 y1 x2 y2 लिख दो। तो एक बार क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई, एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर एक बार इसको मल्टीप्लाई, एक बार इसको मल्टीप्लाई और दोनों को ऐड कर दो। ये मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक है। जैसे अगर हमें एग्जाम्पल वाइज देखना हो, सही है, और हमें मल्टीप्लाई करना हो 2 माइनस 3i से 3 प्लस 4i को, ध्यान से देखिएगा। तो हम ऐसे लिखते हैं 2 माइनस 3 3 4। तो पहले 2 और 3 मल्टीप्लाई 6, माइनस 3 और 4 मल्टीप्लाई माइनस 12, बीच में माइनस लगता ही है, प्लस आई टाइम्स ऑफ 2 और 4 मल्टीप्लाई 8, 3 और 3 मल्टीप्लाई माइनस 9। तो ये आ गया 18 माइनस आई, यही आपका आंसर आ गया। समझ रहे हो कि नहीं भाई? ठीक है ना? अच्छा, यहीं पे अगर हमें 2 माइनस 3i से डिवाइड करना हो 3 प्लस 4i को, तो डिवीजन की टेक्निक सिंपल है, 2 माइनस 3i 3 माइनस 4i, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे कर दो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों को नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर दो। तो 2 इंटू 3 6, माइनस 3 इंटू माइनस 4 12 प्लस आई टाइम्स ऑफ माइनस 8 माइनस 9 और होल डिवाइडेड बाई 25। समझ रहे हो कि नहीं भाई? माइनस 6 माइनस 17 आई बाई 25, ये इनका डिवीजन आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की कहानी हो गई। क्या ये बात हमें समझ में आ रही है? बोलिए कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दो कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे करते हैं? बोलो भाई, कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताओ। एडिशन का मतलब सिंपल ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना, मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं और डिवीजन का ये कॉन्सेप्ट देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलिए भाई। समझ में आया सबको कि नहीं? अब ये एज अ रिजल्ट याद नहीं रखना है, बस ये टेक्निक समझ लेनी है, उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताओ। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, मतलब Z1 इज इक्वल टू Z2 है, तो ऑब्वियसली x1 प्लस आई वाई वन इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू होगा। तो x1 x2 के बराबर होगा
एंड y1 y2 के बराबर होगा, तभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकते हैं। तो इसका मतलब अगर z1 इक्वल टू z2 है तो रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 होगा एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 होगा, तभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 होगा, तभी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। रियल रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होगा, तभी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोल पाएंगे, इक्वल बोल पाएंगे। यानी z1 अगर z2 के बराबर है तो रियल और इमेजिनरी दोनों इक्वल होनी चाहिए, तभी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जैसे z अभी आप यूलर फॉर्म में लिखते हैं x प्लस आई वाई, ठीक है ना। इसी को आप लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, दैट इज पोलर फॉर्म। इसी को आप लिखते हैं r e की पावर आई थीटा, वेयर r का मतलब होता है मॉडुलस ऑफ z और थीटा का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो ये अलग अलग एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर z को लिखने की टेक्निक्स होती है। तो z को आप ऐसे लिख सकते हैं, सही ना। यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट एनालिसिस आता है वो ये आता है कि e की पावर आई थीटा का मतलब होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये सबसे इम्पोर्टेंट एनालिसिस है कि e की पावर आई थीटा को आप क्या लिखते हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। वैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये होती है पोलर फॉर्म r और थीटा वाली, ये होती है यूलर फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म है। तो x प्लस आई वाई सेम कॉम्प्लेक्स नंबर अगर r और थीटा तो आप उसका निकाल ही लेंगे, आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस। तो r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पोलर फॉर्म हो गया, और ये हो गई उसकी यूलर फॉर्म r e की पावर आई थीटा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो जहाँ जैसी कैलकुलेशन डिमांड होगी वो, अच्छा ये दोनों फॉर्म सेम है तो यहाँ से e की पावर आई थीटा का मतलब क्या हो गया, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यानी e की पावर आई थीटा एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस 1 है, सही है ना। तो यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा हो कि इफ मॉड z इज इक्वल टू 1, देन z को हम क्या ले सकते हैं, e की पावर आई थीटा, या इसी को क्या लिख सकते हो, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। बट अगर मॉड z 1 दिया हो तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये कई जगह एज अ शॉर्टकट यूज होता है। तो किसी क्वेश्चन में अगर उसका मॉडुलस 1 दिया हुआ है और आपको z कहीं एज्यूम करके यूज करना है, तो आप उसको e की पावर आई थीटा या cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ले लोगे, तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा रिड्यूस होके चीजें थोड़ी मैनेजेबल हो जाएंगी, ठीक है। समझ गए? यानी कि अब अगर हम आपसे कहें यहाँ पर z1 इक्वल टू z2 है, तो एक तो ये कंडीशन आपने पढ़ी, हाँ या ना। अब अगर z1 इक्वल टू z2 की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली आप इस कंडीशन में ये भी तो कह सकते हो कि r1 e की पावर आई थीटा 1 इक्वल टू r2 e की पावर आई थीटा 2 होगा। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ z1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z2 होगा एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 होगा। ये बात भी ध्यान रखिएगा, मॉडुलस ऑफ z1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z2 होगा एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 होगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो ये कंडीशन भी लगती है, क्या सिचुएशनली जहां आपको जरूरत पड़ेगी वहां ये कंडीशन भी यूज की जा सकती है कि दोनों का मॉड और दोनों का आर्ग्यूमेंट भी सेम है, अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर, वेरी गुड। या दोनों का मॉडुलस और दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? बोलो गुड। अच्छा, इसके बाद आपने अभी कहा ना कि z इज प्योरली रियल, z इज प्योरली रियल।
तो प्योरली रियल का मतलब सिंपल हो गया कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, 0, यानी कि जेड किसके बराबर होगा, जेड बार के। या हम कह दें कि उसका जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है वो 0 या पाई होगा, अगर वो प्योरली रियल है तो। सही है ना? अरे हाँ है ना? या इसको स्पेसिफिक बोलो, 0 होगा अगर उसका रियल पार्ट पॉजिटिव है, पाई होगा अगर उसका रियल पार्ट निगेटिव है तो। क्या ये बात समझ में आ रही है? ऑब्वियसली। अच्छा, आपने अभी पढ़ा ना इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होता है, कहाँ गया? देखो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जेड माइनस जेड बार बाई 2i होता है, और अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो जेड जेड बार के बराबर होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन में लिखा है जेड इज प्योरली रियल, तो या तो इमेजिनरी पार्ट जेड 0 करने से काम बनेगा, या जेड इक्वल टू जेड बार करने से काम बनेगा, या किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट अगर 0 या पाई आ गया। सही है ना? तो भी आप कह सकते हैं क्या, ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है, तो भी आप कह सकते हैं कि वो कैसा है, प्योरली रियल है। और अगर उसका रियल पार्ट पॉजिटिव है तो आर्ग्यूमेंट 0 है, पाई है तो कैसा है, रियल पार्ट उसका नेगेटिव है। ये है, तो जेड इज प्योरली रियल मतलब ये एनालिसिस। समझ गए कि नहीं? अच्छा, यहीं पे जेड अगर प्योरली इमेजिनरी हो जाए, बोलो, जेड जो है वो प्योरली इमेजिनरी हो जाए, प्योरली इमेजिनरी का मतलब उसका रियल पार्ट कैसा होगा, 0, मतलब अब जेड बार किसके बराबर होगा, माइनस जेड के। या हम कहें कि जो उसका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आएगा वो प्लस माइनस पाई बाई 2 आएगा। इसका मतलब वो पाई बाई 2 कब आएगा, जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड पॉजिटिव होगा। वो माइनस पाई बाई 2 कब आएगा, जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड निगेटिव होगा। तो अगर आप कहें कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, तो उसका रियल पार्ट 0 होगा, यानी जेड बार माइनस जेड के बराबर होगा, या उसका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो प्लस माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा। पाई बाई 2 तब आएगा जब इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होगा, माइनस पाई बाई 2 तब आएगा जब इमेजिनरी पार्ट कैसा होगा, निगेटिव होगा। कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की, तो उसमें सबसे पहले आर्ग्यूमेंट दो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो रिजल्ट होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। अच्छा, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो वो रिजल्ट होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। अच्छा, अगर दो कॉम्प्लेक्स किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर n चल रही है तो होता है n टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। n कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। और अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार निकाल रहे हैं तो वो माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है। ये चार रिजल्ट हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड में। ये सारे रिजल्ट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए, ये ध्यान रखिएगा। सॉरी, ये चारों रिजल्ट आर्ग्यूमेंट के लिए है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के हिसाब से तो 2 के पाई ऐड करना पड़ता है, तो वो आप अभी हटा दीजिए, इससे ज़्यादा की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। तो जहाँ जैसी सिचुएशन हो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लाई हो और आपको आर्ग्यूमेंट निकालना हो, तो दोनों का अलग अलग आर्ग्यूमेंट, ऑब्वियसली e की पावर आई थीटा 1 e की पावर आई थीटा 2, तो e की पावर आई थीटा 1 प्लस थीटा 2 ही हो जाएगा। फिर e की पावर आई थीटा 1 बाई e की पावर आई थीटा 2, तो e की पावर आई थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा। फिर e की पावर आई थीटा की पावर n करोगे तो e की पावर आई n थीटा हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं? और अगर e की पावर आई थीटा का कॉन्जुगेट लोगे तो e की पावर माइनस आई थीटा हो जाएगा, तो माइनस थीटा हो जाएगा। वही चीज आपने लिखी। क्या है, मेरी पूरी बात सबको समझ में आ रही है भाई, बताएं। दो सर आई थीटा के फॉर्म में कर रहे हैं। ना 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 ना, सीधा करो ना। देखो, माइनस पाई बाई 6 आएगा सर आर्ग्यूमेंट। माइनस पाई बाई 6 और मॉडुलस। निकाल भाई आपने इतनी प्रॉपर्टीज पढ़ी, सीधा लगाओ ना। जैसे मॉड जेड निकालना है तो मॉड ऑफ 1 प्लस √3 आई की पावर 3 कर दो, मॉड ऑफ 2 माइनस 2 आई की पावर 4 कर दो,
और मॉड ऑफ 3 माइनस रूट 3 आई की पावर 5 कर दो। दो मल्टीप्लाई होंगे तो उनका मॉडुलस भी मल्टीप्लाई, पावर में पावर। अब इसका मॉडुलस कितना आता है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2, तो 2 का क्यूब आ गया। इसका मॉडुलस कितना आता है? 4 प्लस 4 रूट 8, 2 रूट 2, तो 2 रूट 2 की पावर कितना हो गया? 4। इसका मॉडुलस कितना आता है? 9 प्लस 3 रूट 12, तो रूट 12 की पावर 5। इसी को बस सॉल्व करना था। दिखा कि नहीं आपको? बताइए। Yes. बस इसी को सॉल्व करके आंसर लिख दिया। तो 2 की पावर 3 और ये शायद आता है 2 की पावर 4 और इंटू 2 की पावर 6, 6 और 3 9, और यहाँ से क्या आ जाता है? 2 रूट 3, सही है ना? तो 2 की पावर 4 बचता है शायद, और रूट 3 की पावर 5, तो 3 और 3 शायद 9 रूट 3 ये आ जाता है। देखो ये आंसर आ रहा है क्या? बोलिए भाई। अच्छा, अब अगर हम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की बात करें तो क्या कर रहे हो? बोलो। तो भाई 3 टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस रूट 3 आई प्लस 4 टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 माइनस 2 आई माइनस 5 टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 माइनस रूट 3 आई। अब 1 प्लस रूट 3 आई का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकाल लो, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा रूट 3, तो ये पाई बाई 3 हो जाएगा, प्लस 4 ये एक, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो माइनस ऑफ पाई बाई 4 हो गया। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो रूट 3 बाई 3, 1 बाई रूट 3, तो 5 इंटू पाई बाई 6 हो जाएगा। चेक करते जाना। अब इसी को सॉल्व कर दो, तो ये बचा पाई, ये बचा पाई, ये बचा माइनस 5 पाई बाई 6, पाई और पाई कैंसिल, माइनस माइनस पाई। 5 हाँ माइनस 5 पाई बाई 6, वो Yes, 5 sir. पाई बाई 6 आएगा ना, 5 इंटू 5 पाई बाई 6, 5 इंटू, पाई माइनस पाई बाई 6 होगा ना। अरे ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में है ना? तो फोर्थ क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट क्या होता है? माइनस। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। प्लस हो जाएगा सर, तो हाँ, 5 पाई तो बाई 6। आंसर इसका 5 पाई बाई 6 आएगा। अब चूंकि हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना था और ये आर्गुमेंट माइनस पाई से पाई के बीच में है, तो सीधा यही आंसर हम रिपोर्ट कर देंगे। अगर ये वैल्यू मान लो बड़ी हो जाती तो हम उसमें से वो वैल्यू सर्च करते 2 के पाई ऐड करके। सही है ना? जैसे मैं एक एग्जाम्पल, ये समझ में आ गया होगा, ये एग्जाम्पल सबको नहीं आया? आ गया। गुड। अगर मैं आपसे यहीं पे कहूं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्ग्यूमेंट सपोज 24 पाई बाई 5 है, तो इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कितना होगा? बताओ। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा? तो अब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालने का तरीका पता है क्या होता है? 24 पाई बाई 5 को अगर आप या तो 2 के पाई के टर्म में लिख दो, हाँ है ना, या हम इसी में क्या ऐड कर दें, 2 के पाई ऐड कर लें, और के की ऐसी वैल्यू 4 रखेंगे पाई बाय 5 कि ये वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में आ जाए, है कि नहीं? के की ऐसी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो। मेरी बात समझ पा 4 रहे हो? पाई बाय 5 आ रहा। तो जैसे आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो के को क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन में? आप के को सब्स्टिट्यूट कर लो, अच्छा -2 रख लो, देखो तो आपका आंसर 4 पाई बाई 5 आ जाएगा, जो कि माइनस पाई से पाई के बीच में आ रहा है। दिखा कि नहीं टेक्निक? या आप वो तरीका है कि इसको 2 के पाई में भी लिख दो, वो भी आपके पास एक तरीका है। मतलब आप ऐसा भी समझ सकते हो, मतलब इसको आप ऐसे भी सोच सकते थे कि हम 24 पाई बाई 5 को 4 पाई प्लस 4 पाई बाई 5 लिख दें और इस 4 पाई को यहाँ से हटा दें, तो भी ये आंसर आ जाता है। वो आपकी चॉइस है। तो अल्टीमेटली आपने किया तो यही ना कि इसको 2 के पाई लिख के 2 के पाई हटा दिया, बाकी यहाँ पे ऐसा एंगल लिखा जो माइनस पाई से पाई के बीच में था, आपका आंसर आ गया। ये है टेक्निक। नहीं समझे? बोलिए भाई, कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताओ, हाँ या ना। समझ गए कि नहीं? बोलो। अभी कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ पाए इसका मतलब। देखिए, अच्छा मतलब इस टाइप का क्वेश्चन एक दो बार पूछे हैं एक्चुअली। क्या है कि अगर हम देखो ध्यान से, पहला मेथड 4z2 z3 9z1 z3 प्लस 16
Z1 Z2 अपॉन Z1 Z2 Z3 तो इंटू Z1 Z2 Z3 कर ले, कर सकते हैं कि नहीं? अच्छा, ये लिखने का बेनिफिट क्या हुआ? 4/Z1, 9/Z2, 16/Z3 इंटू Z1 Z2 Z3 का मॉड। हाँ या ना? अब ये तो आपको पता है ना कि अगर हम Z1 का स्क्वायर करें तो 4 आएगा। इसका मतलब Z1 बार 4 होगा कि नहीं, सोच के जवाब दो। तो Z1 बार को हम 4/Z1 बोल सकते हैं, सेम एज Z2 बार को 9/Z2 और Z3 बार को 16/Z3 बोल सकते हैं कि नहीं, बताओ। तब ये क्या बन गया? Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार, और ये बन गया Z1 Z2 और Z3। अच्छा, ये बन गया मॉड ऑफ Z1 बार Z2 बार Z3 बार इंटू मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 मॉड ऑफ Z3 मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3। समझ पा रहे हो कि नहीं ये? और अब इसको आप लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के कॉन्जुगेट का मॉड, मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3। तो ये आ गया ना मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3। तो रिजल्ट क्या हो गया? 2 into 3 into 4 into 5, आंसर इज 120। क्या ये बात हमें समझ में आई? बताओ, बोलिए भाई। यस सर, अब तो समझ आया। ये था रिजल्ट कि Z का मॉड कंजुगेट हो और उसका मॉड हो या मॉड Z हो, वो सेम होते हैं। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। क्लियर हुआ क्वेश्चन? आंसर इज 120। बोलिए भाई। कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताओ। बोलिए भाई, समझ गए होंगे सब लोग। क्लियर है भाई? आगे बढ़े हम लोग। चलिए, यानी कि हमने एक चीज और नोटिस की अभी, वो इस डायग्राम में मैं समझा देता हूँ कि सपोज ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, तो ये मॉड Z होगा। तो Z बार कहाँ होगा? यहाँ पे Z बार होगा। बोलो भाई, यही लेंथ मॉड ऑफ Z बार होगी। तो x प्लस आई वाई के हिसाब से आता है। इसका मतलब Z का मॉड जो है वही Z बार का मॉड हुआ कि नहीं, सोचो जरा। अरे हाँ या ना? ये तो ओके है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहाँ से चलें इधर की तरफ, इमेज लेते हुए यहाँ है, तो ये वाला पॉइंट जो होगा भाई, ये क्या है? देखो जरा ध्यान से, x प्लस आई वाई। अब ये माइनस एक्स प्लस वाई हो गया, यानी कि इसका इमेज हो गया कि नहीं, कॉन्जुगेट। बोलो, बोलिए भाई। अब ध्यान से जरा समझना, z जो है वो है x प्लस आई वाई, तो z बार क्या होगा? x माइनस आई वाई। ठीक है। माइनस z क्या होगा? माइनस एक्स माइनस आई वाई। माइनस z बार क्या होगा? माइनस एक्स प्लस आई वाई। तो इसको हम क्या, इस पॉइंट को हम माइनस z बार बोल दें और फिर से हम इसी का कॉन्जुगेट ले लें। सही है ना? अब जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, बताओ। क्या ये z माइनस z आ जाएगा? देखो, समझ गए कि नहीं कहानी क्या हुई? ये हुआ x प्लस आई वाई, ये हो गया x माइनस आई वाई, ये हो गया माइनस एक्स माइनस आई वाई, ये हो गया x माइनस आई वाई। तो इसका मतलब मॉड z हो, मॉड z बार हो
मॉड माइनस जेड हो, मॉड माइनस जेड बार हो, सब सेम होते हैं। क्या ये बात हम समझ पा रहे हैं कि नहीं? इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, ध्यान रखिएगा। जेड या जेड बार का मॉड सेम होता है, सारी चीजें उसी हिसाब से चलती हैं। क्लियर है? बोलो, देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। सही है ना? अब यहीं पे देखना, अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अगर थीटा है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार माइनस थीटा हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड बार पाई माइनस थीटा हो जाएगा। और आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड थीटा माइनस पाई हो जाएगा। देख लीजिए इसी डायग्राम के हिसाब से। समझ गए कि नहीं भाई? अगर ये थीटा है तो क्या डायग्राम में लिखी बातें सबको दिख रही, नहीं दिख रही? बोलो, समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? तो अल्टीमेटली अब ये चीज भी आप समझ ही गए होंगे कि Z1 प्लस Z2 का अगर कॉन्जुगेट लेते हैं और फिर उसका मॉड ले लेते हैं तो वो मॉड ऑफ Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट के ही तो बराबर हुआ, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, बिकॉज Z बार जो है वो मॉड Z के बराबर होता है। सही है ना? तो यही रिजल्ट जो है वो मॉड ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2 के बराबर हो गया। ये इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। जैसे अब Z को आप क्या लिखते हो? आर ई की पावर आई थीटा, या इसी को आप लिखते हो आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आई साइन थीटा, ये Z को आप लिखते हो। ये तो आपको पता है आर और थीटा का मतलब क्या होता है, ठीक है ना? अब देखना, 1 प्लस जेड, 1 प्लस जेड, ठीक है ना? और 1 माइनस जेड, इसकी हम बात करने जा रहे हैं, जहां पर मॉड जेड जो है ना वो 1 ही है। तो ये 1 प्लस ई की पावर आई थीटा हो गया, ये 1 माइनस ई की पावर आई थीटा हो गया। दिख रहा है कि नहीं? इसको थोड़ा साइड कर लो। इफ मॉड जेड 1 है तो ये 1 प्लस जेड और 1 माइनस जेड ही हो गया। अच्छा, ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अच्छा, 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आई साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 ट्वाइस, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 आई साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यानी कि हमने क्या ऑब्जर्व किया, 1 प्लस जेड यानी कि 1 प्लस ई की पावर आई थीटा, यानी कि 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2। इसका मतलब 2 कॉस थीटा बाई 2 ई की पावर आई थीटा बाई 2। ध्यान देते जाइएगा। 1 माइनस जेड यानी कि 1 माइनस ई की पावर आई थीटा, यानी कि 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन, अंदर क्या बचा, साइन थीटा बाई 2 माइनस आई कॉस थीटा बाई 2, यानी कि एक आई और कॉमन, तो क्या बचा, यहाँ पे लिख दो आई और कॉमन, माइनस आई और कॉमन, अंदर बचा 2 साइन थीटा बाई 2, ये आ गया कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, माइनस 2 आई साइन थीटा बाई 2 इंटू ई की पावर आई थीटा बाई 2। देखिए जरा, दिखा कि नहीं? यानी कि हमने दो रिजल्ट पढ़े कि इफ मॉड जेड इज इक्वल टू 1 तो 1 प्लस जेड को हम लिख सकते हैं क्या,
2 cos थीटा बाई 2 e की पावर i थीटा बाई 2 और 1 माइनस जेड को हम लिख सकते हैं -2i साइन थीटा बाई 2 e की पावर i थीटा बाई 2 अपने कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए। समझ रहे हो कि नहीं? ये चीज है। तो अगर मॉड जेड 1 है तो ये दो रिजल्ट लिखे जा सकते हैं, या ये रिजल्ट ऐसे यूज हो या ये रिजल्ट ऐसे भी यूज हो जाते हैं। 1 प्लस ई की पावर आई थीटा और 1 माइनस ई की पावर आई थीटा, ये है। तो ये रिजल्ट ऐसे भी यूज हुए हैं। तो आपको ये बस पता होना चाहिए कि ये ऐसे इसका मतलब ये होता है, ये ऐसे इसका मतलब ये होता है, बस ये। समझ गए कि नहीं भाई? बोलो। यस सर। बस ये चीज है, वही ट्रिग्नोमेट्री लगा के पूरा एनालिसिस कर दिया है। तो मॉड जेड 1 है तो 1 प्लस आई थीटा और 1 माइनस आई थीटा का मतलब क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्री लगा के मैंने आपको समझाया कि हाँ भाई इस मतलब से चीजें आप चेंज करके लिख सकते हैं, तो वो रिजल्ट आ जाते हैं उसी हिसाब से। सही है। अब डी मॉर्गन्स थ्योरम होती है। डी मॉर्गन्स थ्योरम होती है, ठीक है ना? तो डी मॉर्गन्स थ्योरम का भी यही स्टेटमेंट है, क्या कि अगर आप जेड को आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बोले, ठीक है ना, और आप इसकी पावर n कर दें, इसकी पावर क्या कर दें, n। जेड अगर ये यानी कि r cos थीटा प्लस i साइन थीटा इस पूरे की पावर n कर दिया जाए, तो ये रिजल्ट बन जाता है r की पावर n cos n थीटा प्लस i साइन n थीटा के बराबर। n कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, ये थ्योरम है। ऑब्वियसली होता भी है भाई, इसी को आप e की r इंटू ई की पावर क्या लिख सकते हैं, आई थीटा लिख सकते हैं ना। जैसे ही पावर n करेंगे तो थीटा n थीटा में चेंज हो जाएगा। तो ये डिमॉर्गन्स थ्योरम का स्टेटमेंट होता है। n कोई भी क्या हो, रैशनल नंबर हो, तो अगर r e की पावर r cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर n है तो आप उसको ये लिख सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं भाई? ये बताओ, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट? अब इसके हिसाब से तो सारे रिजल्ट सिंपल है ना, जैसे cos थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर n होगा, सही है। तो ये बन जाएगा cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। सेम चीज यहीं पे, अगर ये चीज ऐसे होती साइन थीटा प्लस आई cos थीटा और उसकी पावर n हो, तो सबसे पहले आप इस यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस आई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर -1 हो गया ना, पूरे से एक आई कॉमन कर लेंगे और फिर उसी हिसाब से इसको चेंज कर देंगे। तो ये क्या बनेगा, आई की पावर n cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। यहीं पे अगर होता साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा की पावर n, तो पूरे से एक माइनस आई कॉमन कर लेते हैं और अंदर क्या बचता, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। मतलब ये एज अ रिजल्ट नहीं है, बट हाँ मतलब सेम उसी कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशंस हैं। अगर आप ये चीजें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, और कोई बात नहीं है। आपका कैलकुलेशन क्या है, सिंप्लीफाई करने की टेक्निक आपको और मिल जाएगी। सब है वही डिमॉवर्स थ्योरम की चीजें, उन्हीं हिसाब से सबको चेंज किया गया है। और चूंकि यहाँ पर सिर्फ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n है, तब अंदर n जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ प्लस बनाओगे तो पूरे में माइनस हटा लोगे, फिर वही माइनस हटा लोगे, यहाँ पे क्या करोगे, माइनस आई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस स्क्वायर, यहाँ से आई कॉमन, यहाँ से माइनस आई कॉमन, सीधा वही थ्योरम लगा दिया। बस ये फर्क है। तो जहाँ जैसी फॉर्म आपको मिलती जाएगी वहां पे आप उसको चेंज करके लिखते चले जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अब उतनी देर से चल रही थी चीजें, तो ये तो आपको पता होगा ना कि आई को आप e टू दी पावर आई पाई बाई 2 बोल सकते हो। बोलो। -1 को आप e टू दी पावर आई पाई लिख सकते हो। ये दो एनालिसिस तो एकदम क्लियर है। अरे हाँ या ना? कहीं भी आई लिखा हो तो आप उसको e टू दी पावर माइनस आई पाई बाई 2 बोल सकते हो। cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 बोल सकते हो कि नहीं? कहीं पे -1 लिखा हो तो उसको आप r e की पावर आई पाई बोल सकते हो, दैट इज cos पाई प्लस आई साइन पाई।
ये चीजें। तो हम बात करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नाम से तो पता चल ही रहा है ना कि 1 का क्यूब रूट, ये है सिचुएशन। तो ऑब्वियसली जेड क्यूब इक्वल टू 1। तो अभी पहले तो इसको थ्योरी ऑफ इक्वेशन से कर लेते हैं। तो जेड क्यूब माइनस 1 जीरो, हाँ है ना। तो इसका मतलब जेड माइनस 1 जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से एक वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से वैल्यू आएगी 1 प्लस माइनस आई रूट 3/2 इमेजिनरी रूट। तो इसमें एक को ओमेगा ले लेते हैं, दैट इज -1 प्लस आई रूट 3/2। इसका स्क्वायर करेंगे तो दूसरा रूट आ जाएगा जिसे हम ओमेगा स्क्वायर ले लेते हैं, -1 माइनस आई रूट 3/2। सही है। तो एक ओमेगा हो गया, एक ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो ओमेगा स्क्वायर को हम ओमेगा का कॉन्जुगेट बोल सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये दोनों रूट एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट है। ये ध्यान रखिएगा कि ओमेगा स्क्वायर जो है वो ओमेगा का कॉन्जुगेट होता है। एक ये रिजल्ट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसके रूट क्या हो गए, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा, इसके बाद इसमें क्या है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एक रूट रियल हो गया ना, ध्यान रखिएगा ये सारी इंफॉर्मेशन है, इन्हीं इंफॉर्मेशन पे बेस क्वेश्चन होता है। अच्छा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन के हिसाब से चलो, तो जेड क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 के 3 रूट आ गए, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है। तो अलग अलग है कि एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 3 रूट हो गए, इसके हिसाब से चलोगे तो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गए। जेड क्यूब -1 की बात करेंगे तो उसको हम बाई 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तीनों से डिवाइड करेंगे, तो उसके 3 फैक्टर हो गए, जेड -1 जेड माइनस ओमेगा जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, ओमेगा का मतलब होता है -1 प्लस आई रूट 3/2। इसको पोलर फॉर्म में लिखोगे तो ऑब्वियसली इसका मॉड 1 आ जाएगा और आर्ग्यूमेंट 2π/3 आ जाएगा। ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर, वो तो ओमेगा का कॉन्जुगेट होता है, तो e की पावर -i 2π/3, या अगर इसी को लिखोगे तो 4π/3 भी बोल सकते हो ओमेगा स्क्वायर के हिसाब से। सही है ना भाई। तो ये हो गया e की पावर i 2π/3 और ये हो गया e की पावर i 4π/3। तो ऐसे भी कहीं लिखा हो सकता है, यानी कि मॉड ओमेगा लो या मॉड ओमेगा स्क्वायर लो, वो सब 1 ही होंगे। ओमेगा अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो ओमेगा का मतलब होता है e की पावर i 2π/3, ओमेगा स्क्वायर मतलब e की पावर -i 2π/3 या 4π/3। सेम एनालिसिस है। क्लियर है, बोलिए। अच्छा, 1 प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, इसी के रूट क्या होते हैं, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होगा इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मतलब ओमेगा अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा क्या होगा, 0। इस पर बेस क्वेश्चन आएंगे अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। जेड प्लस के रूट क्या होते हैं, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। तो उसके हिसाब से आप वैल्यू चेंज करके लिख देंगे। अच्छा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होगी अगर ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो ओमेगा क्यूब हमेशा क्या होगा, 1। तो कई क्वेश्चन इसी पर बेस होते हैं। तो अगर कहीं लिखा है ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो इतनी इंफॉर्मेशन से ही सारा एनालिसिस चलता है। समझ गए। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा बार के बराबर होता है जेड क्यूब -1 जेड -1, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बराबर हो जाता है। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या होते हैं, नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं। सही है ना, बात क्लियर हो रही है ना। और जेड क्यूब -1 के 3 रूट होते हैं, क्या क्या, जेड क्यूब -1 के 3 रूट होते हैं, क्या क्या, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। बोलिए भाई, यहाँ तक इंफॉर्मेशन समझ में आ रही है। यानी कि जेड क्यूब -1 इक्वल टू 0 हैविंग रूट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर।
ये भी एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस है कि इसके 3 रूट होते हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब अगर आर्गन प्लेन पर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को देखोगे, वैसे तो ये nth रूट ऑफ यूनिटी से हम कनेक्ट करेंगे, बट अभी के लिए समझ लो तो z इज इक्वल टू 1 ये हो गया, 120 आर्ग्यूमेंट पर ये हो गया z इज इक्वल टू ओमेगा, और ये इसका कॉन्जुगेट हो गया तो ये यहाँ आ गया, दैट इज z इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ये आर्गन प्लेन पे चीजें आ गई। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अगर तीनों वर्टेक्स को ज्वाइन कर दोगे तो हमेशा ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना देगा, ठीक है ना। वो अभी जब ज्योमेट्री वाली प्लेन पढ़ेंगे तब की बात समझेंगे। ये एंगल हो गया 2π/3, ठीक है ना। ये एंगल भी कितना हो गया इधर से इधर में 2π/3। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन हो तो। यानी इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक तो ये है जिसका यूज होता है, एक ये है जिसका यूज ज्यादा होता है ना, और एक ये है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, सही है ना। और एक ये इंफॉर्मेशन यूज होती है, बस। इसके अलावा तो बाकी, अच्छा बाकी एक चीज और लिख सकते हो कि अगर आपको ओमेगा की पावर n निकालना है तो वो ओमेगा की पावर r होता है, वेयर r इज रिमाइंडर। कब? जब n को किससे डिवाइड किया गया? n डिवाइडेड बाई 3। तो जब n को आप 3 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही ओमेगा की पावर n के बराबर हो जाता है, बस ये है। तो ओमेगा की पावर n हमेशा ओमेगा की पावर r के बराबर होता है, जहाँ पे r जो होता है वो रिमाइंडर होता है, वो भी कब? जब n को डिवाइड किया जाता है किससे? 3 से। तो वहां से आप निकाल लेंगे।